हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि अ, आज का जो सेशन है दैट इज बेसिकली द पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम मैनेजमेंट कॉमर्स के जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये बेसिकली कम्स इन लाइक आपका जो 2022 का जो पेपर था उससे लिए गए हैं। तो देखते हैं कि आप लोग कितने तैयार हैं। अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ, कितने सही निकले हैं उनको बताइएगा। रूल ये है कि आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर खुद करिए, उसके बाद फिर राइट आंसर पर जाइएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और अपनी अपनी अटेंडेंस लाइक के माध्यम से जो है वो भेज दीजिएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कंटेस्ट ऑफ कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट। कंज्यूमर वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट के कंटेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। वैल्यू परसेप्शन इंक्रीज विद क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस। Customer value try to primarily a combination of quality service and price. Marketing is the identification, creation, communications, delivery and monitoring of customer value. If the perceived performance of the product match with the perceived expectations, the customer is delights. Satisfaction reflect a person's judgment of a product perceived performance in relation to expectation. तो क्या लगता है कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि सही हैं इन कंटेस्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन? द राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका दिस वन। दिस इज ए, बी, सी एंड टी, है ना? तो दिस इज द राइट वन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द बी, रिगार्डिंग सी और आपका ई, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन के बेस पर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है वो वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट ड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी अफेक्ट नहीं होता है। Standard deviation incorporate the effect of extreme value, thus making it most reliable measure of dispersion. जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसके प्रभाव से उसका जो प्रभाव है, हाँ, द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू दस मेकिंग इट मोस्ट रिलायबल, ये इसको क्या बना देता है, ज्यादा रिलायबल बना देता है किसका, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन वन, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और एक से कम होगा। Non-parametric tests do not require us to make the repeated restrictive assumptions about the shape of population distribution, and the Z test cannot be applied when the population is normal. So let us see what is the right one about the truest statement. So the right answer is A. यहाँ जो स्टेटमेंट सही है वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका ए, फिर है सी और फिर है आपका डी। एक बात और मैं आपको बता दूं, 2022 का जो पेपर था वो बहुत ही टफेस्ट पेपर की कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया था मैनेजमेंट का। उसके बाद के अगर आप पेपर देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आपको इजी लगेंगे, बट द 2022 पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत अलग तरीके से पूछे गए थे। चलिए, so the right answer is this one. Good measure of dispersion is not duly affected by the extreme observation, that is true. कोफिशियंट जो है क्योंकि आर स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट इज ट्रू। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है वो नोन है और यहाँ पर पॉपुलेशन, नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, अननोन है। तो वही यहाँ पर भी है कि डू नॉट रिक्वायर अस टू रिस्ट्रिक्टिव assumptions about the shape of population। ठीक है, तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3।
Which one of the following principles of management state that for a group of activity having the same objective there should be one head and one plan? आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहां पर वन हेड वन प्लान बोला जाता है ना? वन हेड वन प्लान किसे कहा जाएगा? द राइट आंसर इज सी. आई होप कि इसका आंसर सभी को पता हो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वन हैड वन प्लान, क्योंकि यहाँ प्लान आ गया है इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर शो होगा. वन हैड वन बॉस कहा जाता तो क्या होता? यूनिटी ऑफ कमांड. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर फास्ट चेंजिंग द अकाउंटिंग इकोसिस्टम? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अकाउंटिंग इकोसिस्टम में फास्ट चेंज हो रही है? यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स या मशीन लर्निंग. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज डी. इसका जो सही आंसर है वो है डी. जो द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर फास्ट चेंजिंग द अकाउंटिंग इकोसिस्टम, तो वो जो है आपकी वो कौन कौन सी हैं? द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आपकी कंटिन्यू चेंज हो रही है ना? क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द लास्ट वन इज मशीन लर्निंग. तो ये तीनों की तीनों जो है ये आपकी सडनली चेंज, फास्ट चेंजिंग जो टेक्नोलॉजी है. क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following factor does not influence the flow of FDI under the demand factor? ठीक है, यहां पर ये जो दिया गया है दिस इज द कीवर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है एफडीआई के फ्लो से अंडर द डिमांड फैक्टर. निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग संबंधी कारकों के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव को प्रभावित नहीं करता है? कस्टमर एक्सेस, फॉलो राइवल्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटी या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज सी. इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी. ठीक है, डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ एफडीआई. रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स की कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसका इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, इस प्रभाव को ये प्रभावित नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्सेबल परक्विसाइट्स? इनमें से जो है वो कर योग्य अनुषंगिक लब्धि है, ये आपसे पूछा जाता है. तो परक्विसाइट्स आपका कौन सा टैक्सेबल है वो आपसे पूछा गया है. यस, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं. तो टैक्सेबल के बारे में आपसे पूछा गया है. इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ सर्वेंट एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉय, लोन ऑफ एम्प्लॉयज एंड accommodations प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. तो क्या है इसमें आंसर? द राइट आंसर इज बी. B is the right one. Salary of servant employed by the employee, it's not comes under the taxable perquisites. ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा. भले ही आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन ऑफ एम्प्लॉय, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय सब कुछ टैक्सेबल है, बट किसी कर्मचारी द्वारा नियोजित नौकर को वेतन देना ये टैक्सेबल नहीं है. चलिए 7th क्वेश्चन. अ कॉपियर मशीन company provide better after sales services to its existing customers to improve its and product image. यानी कि वो अपनी कंपनी की और प्रोडक्ट की इमेज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? बेटर से आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट देने के बाद भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इंक्रीज द सेल्स ऑफ एसेसरीज एंड कंज्यूमेबल, और इसी के माध्यम से वो सेल्स जो एसेसरीज यानी कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने की सेल्स को भी इंक्रीज करवाते हैं. ये जो स्टेटमेंट है किस चीज का एग्जांपल है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एम्स एट कस्टमर फंक्शन, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एम्स एट कस्टमर ग्रुप, एक्सपांशन स्ट्रेटजी एम एट कस्टमर्स ग्रुप, या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटजी एम्स एट कस्टमर फंक्शन. किसको ये टारगेट कर रहा है ये आपको बताना है. द राइट आंसर इज बी. ये जो स्ट्रेटजी है ये एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर आएगा, एम्स एट कस्टमर ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनके पास कस्टमर मौजूद हैं उन कस्टमर को ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ उनको ये मोटिवेट कर रहे हैं. एसेसरीज एंड कंज्यूमेबल जितने भी आइटम्स हैं उनको ये और ज्यादा उनकी सेल्स को इंक्रीज करवा रहा है, बिकॉज ये आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उससे ये चीज इंक्रीज होती जा रही है. तो इन्होंने स्ट्रैटेजी में
कोई चेंज नहीं किया है और उसके बाद भी इनको ये बेटर से बेटर ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि दे प्रोवाइड द सेल सर्विसेज, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो इसलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कस्टमर ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, use a store that combines supermarket discount and warehouse retailing are called। विशाल गोदाम यानी कि स्टोर जिसमें सुपरमार्केट, डिस्काउंट मार्केट, वेयरहाउस रिटेलिंग सब कुछ समझ लेता है, उसे क्या कहा जाएगा? डिस्काउंट स्टोर, कैटेगरी किलर, हाइपर मार्केट या फिर ऑफ प्राइस रिटेलर? आई नो कि इसका आंसर सभी का सही निकलेगा, दैट इज द हाइपर मार्केट। सभी जानते हैं क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, सुपरमार्केट भी मिल जाएगा, डिस्काउंट स्टोर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ वेयरहाउस रिटेलिंग स्टोर भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी हाइपर मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस रिलेटेड टू द जॉब स्ट्रेस? कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो कि जॉब स्ट्रेस से रिलेटेड है? लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, रोल एम्बिग्यूटी यानी कि भूमिका सही तरीके से नहीं पता क्या करना है, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट उन्नति का कोई अवसर नहीं है, या फिर रोटेटिंग वर्क शिफ्ट बार बार जो है वो शिफ्ट चेंज हो रही है। तो क्या कारण हो सकता है स्ट्रेस का? द राइट आंसर इज ए, लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक। इस वजह से क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो संगठनात्मक प्रक्रिया से संबंधित जो स्ट्रेस आ रहा है वो किस वजह से आएगा? आपका लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहा उस वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध गुणांक के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्किल, it is not dependent on change of origin, it is not dependent on both the change of skills and change of origin, it is dependent upon the change of skills but not dependent upon the change of origin. Which is correct or true regarding the coefficient of correlation? So the right answer is C. इसका जो सही आंसर है वो है आपका C. It is not dependent on both the change of skill and change of origin. ये दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता है। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोरिलेशन एनालिसिस एक्चुअली an attempt to find the numerical value to express the extent of relationship exists between the two or more variables. The numerical measurement showing the degree of correlations between two or more variables is called the correlation coefficient. और यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन दी +1 और -1 के बीच में ही आपको मिलेगा। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्किल। ये क्या करेगा? ये इंडिपेंडेंट रहेगा ऑरिजिन ऑफ स्किल के बेसिस पर। टू कोफिशिएंट एंड कोरिलेशंस इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये सारे पॉइंट्स याद रखना क्योंकि यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज हैं, यही आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द कोफिशिएंट कोरिलेशंस। एंड ये जो पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बोथ द चेंज ऑफ स्किल और चेंज ऑफ ऑरिजिन, दोनों पर ही ये डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, indicate the correct option of the following statements on data collection and the questionnaire design। डेटा कलेक्शन और क्वेश्चनरी डिजाइन के लिए आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। इन ऑर्डर टू इंश्योर द significancy of data, the field questionnaire must be 10% above the required number. The structure interviewers attributes can significantly affect the respondent reply। अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो क्या वो इफेक्ट होगा उस पर? प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस and the general layout constitute the important considerations in preparing a self-administrated questionnaire। और in computer assisted data collection, degree of control over the interview process is high। और description of important terminologies या फिर jargons help to improve the efficiency of respondent in filling the questionnaire। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो आ ही नहीं सकते हैं, उसके बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये नहीं आ सकता है तो फिर कौन सा स्टेटमेंट चाहिए होंगे। डेटा कलेक्शन और क्वेश्चनरी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट मौजूद होने चाहिए। तो जैसे कुछ चीज़ें आपको पता ही है
कि उनको अगर इन्वॉल्व ना कराया जाए तो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी. सो द राइट आंसर इज सी. इसका सही आंसर है आपके लिए सी, दिस वन. अब देखो, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया डेटा कलेक्शन और क्वेश्चनर डिजाइन के लिए. तो सी इज द राइट वन, यानी कि आपका जो ये वाला पॉइंट है स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा जब भी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है पहले से ही डिसाइडेड है क्वेश्चन, तो रिस्पोंडेंट का कोई भी रिप्लाई आए उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो जो रिप्लाई आता है उस रिप्लाई से ही हम नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. बट स्ट्रक्चर्ड में जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन है हम उन्हीं को पूछेंगे, चाहे रिप्लाई किसी का भी कुछ भी आए. ठीक है. Then presentation of close-ended questions and the general layout consists important consideration of preparing the self-administration questionnaire. That is true, क्योंकि close-ended questions में हम इस तरह का जो creation है उसे कर सकते हैं. Then computer aided data collection, degree of control over the interviews process is high. Interview process is high. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर की मदद से डेटा कलेक्शन और डिग्री जो है उसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना. तो सी और डी. और लास्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिस्पोंडेंट टू फिलिंग द क्वेश्चन. जार्गन ऐड करना पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो, दिस इज द पॉजिटिव वन, है ना. ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. इसलिए दिस फोर आर द इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, if the stock plots above the security market line, it is सहव्यवहार लागतों की अनुपस्थिति में यदि एक स्टॉक प्रतिभूति बाजार पंक्ति के ऊपर हो तो तब यह होता है, क्या होगा, ओवर प्राइस, अंडर प्राइस, फेयरली प्राइस या फिर एफिशिएंटली प्राइस. Absence of transaction cost, if a stock plots above the security market line, the answer is B. इस केस में होगा अंडर प्राइस्ड. कैसा होगा, अंडर प्राइस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. which one of the following is not the disadvantage of international licensing. ठीक है, नॉट पूछा गया है, डिसएडवांटेज नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है. द फर्स्ट ऑप्शन इज inviting the potential competitor in the third country markets, high agency cost, possible loss of quality control, and the fourth one is no detailed involvement with the foreign customers. तो इसका डिसएडवांटेज नहीं है. डी is the right one, no detailed involvement of foreign customer. International licensing यानी कि foreign licensing is defined as the process of granting a company the right to manufacture, market and sell another company's product in the foreign country. यहाँ पर सिर्फ बेचने खरीदने की बात हो रही है. This type of international licensing agreement is between the two companies that are based on the different countries. जैसे कि इंडिया एंड यूएस की कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और यहाँ पर सामान खरीदने बेचने की बात चल रही है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो इन्वॉल्वमेंट से नहीं पड़ता. नो डिटेल इन्वॉल्वमेंट विथ फॉरेन कस्टमर्स, ये वाला जो है ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसका इस पर कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following is the disadvantage of MBO as a performance appraisal tool? MBO का disadvantage क्या है? So difficulty to develop, time consuming, difficulty to rear of rank employees related to one another, and can cause disagreement among the employees. The right answer is B. हम सभी जानते हैं कि क्योंकि ये एक lengthy process है तो it is time consuming. तो this is the disadvantage of MBA. So now the 15th one, according to Economic Time study, which one of the following is India's best company to work in 2021? कौन सी कंपनी है according to Economic Time study जो इंडिया की बेस्ट कंपनी है वर्क करने के लिए 2021 में? The right answer is B. यह है आपकी
DHL Express India Private Limited. DHL Express India Private Limited. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये थे हमारा आज का सेशन. 15 क्वेश्चन हमने आज किए हुए हैं और अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन. So this is your homework question. Which of the following are the myth for brand community? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. इसको ध्यान से देख लीजिए और देखकर फिर मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर इट. ओके, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को. इसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में. फिर शाम के समय पर मैं इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो कल बता दूंगी, या फिर कल की क्लास में भी हम इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर आप लोगों को बता देंगे. बट अभी आपको इस होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको खुद देना है. चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस. कीप स्टडी हार्ड दिस स्मार्ट. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू और ऑल द बेस्ट. टेक केयर.